एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में आप कुल कितने कदम चलते हैं, इसका ट्रैक रखने के लिए आज तमाम तरह के स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच मौजूद हैं। लेकिन आज से करीब 150 साल पहले एक आदमी ऐसा भी हुआ जिसने दुर्गम पठारों और कठिन दर्रों को पार करते हुए करीब 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस यात्रा में वो 25 लाख कदम चला और अपने एक एक कदम का बेहद नपातुला हिसाब उसने बिना किसी स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच के दर्ज किया। उसकी इस यात्रा के बाद ही दुनिया के सामने हिमालय पार की अबूझ गुत्थी सुलझी। विश्व मानचित्र पर पहली बार ल्हासा का सटीक नक्शा बन सका और पहली बार दुनिया ने जाना कि ब्रह्मपुत्र और त्संगपो असल में एक ही नदी है। उसकी यात्राएं इब्न बतूता, हुएन सांग, फ्रांसिस बर्नियर या मार्को पोलो की यात्राओं से किसी भी तरह कमतर नहीं रही और यही कारण है कि ब्रिटिश रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के इतिहास का पहला सर्वोच्च सम्मान उसे मिला। पेरिस जियोग्राफिकल सोसाइटी का सर्वोच्च पदक उसके नाम हुआ। सर्वे ऑफ इंडिया का गोल्ड मेडल उसने जीता और चीफ पंडित, ओरिजिनल पंडित और पंडितों का पंडित जैसे उपनामों से वो नवाजा गया। पूरे एशिया की पीठ को अपने पैरों से नाप डालने वाले इस व्यक्ति का नाम था पंडित नैन सिंह रावत। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं 12 मासा का विशेष कार्यक्रम विरासत। साल 1757। प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत चुके थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति अब बदलने लगी थी। भारतीय उपमहाद्वीप के दूरस्थ इलाकों पर भी अपना अधिकार जमा लेना अब उनका मुख्य उद्देश्य बन गया था। इसके लिए जरूरी था कि हिमालय के आर पार के इलाकों को बारीकी से समझा जाए। लिहाजा 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इलाके की पैमाइश शुरू हुई। यह किसी महापरियोजना से कम नहीं था। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक सर्वेक्षण हो रहा था। इसके लिए साल 1802 में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे की शुरुआत हुई, जिसे ग्रेट आर्क भी कहा गया। इस समय तक पूरे यूरोप में यह मान्यता थी कि दक्षिणी अमेरिका के इंडीज पर्वतमाला ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। साल 1809-10 में जब सर्वेयर वेब, रैपर और कोलब्रुक ने दुनिया को बताया कि हिमालय के शिखर 25,000 फीट से भी ऊंचे हैं, तो अधिकांश लोगों को इसका विश्वास ही नहीं हुआ। तकरीबन आधी सदी बीत जाने के बाद यानी 1860 तक उत्तर में तिब्बती सीमांत से लेकर और दक्षिण में लंका तक के पूरे क्षेत्र का सर्वे किया जा चुका था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी साल 1852 में पीक 15 यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाना। लेकिन हिमालय के पार की गुत्थी अब भी अनसुलझी ही थी। तिब्बत अब भी एक रहस्यमय और वर्जित क्षेत्र बना हुआ था। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के 50 साल पूरे हो चुके थे। इतिहासकारों के अनुसार उस दौर के युद्धों में भी इतना पैसा खर्च नहीं हुआ था और इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने इस सर्वेक्षण को पूरा करने में मारे जा चुके थे। सर्वे विभाग के कई सर्वोच्च अधिकारी तक इस सर्वेक्षण में मारे गए या अपंग होकर इंग्लैंड वापस लौटे। लेकिन इस सब के बावजूद भी तिब्बत अबूझ पहेली बना हुआ था। असल में तिब्बती प्रशासक किसी भी विदेशी को और खास तौर से यूरोपियंस को अपने क्षेत्र में नहीं आने देते थे। कई सर्वेयर तिब्बत में घुसने के दुस्साहस के चलते मारे जा चुके थे। ऐसे में सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेयर टी.जी. मॉन्टगोमरी ने इसका एक समाधान खोजते हुए सुझाया कि तिब्बत के सर्वे के लिए सिर्फ हिमालयी इलाके के भारतीयों को ही भेजा जाए। ऐसे भारतीय जिन्हें तिब्बती भाषा का ज्ञान हो और जिनके नैन नक्श तिब्बतियों से मिलते जुलते हों। व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए तिब्बत जाने वाले कुमाऊं की जोहार घाटी के निवासी इसके लिए सबसे उपयुक्त साबित हुए। इनमें से जिन्हें तिब्बत भेजने के लिए चुना गया, उन्हें पंडित या मुंशी नाम मिला। इन लोगों को तिब्बती भाषा सिखाई गई, वहां के नामों का उच्चारण सिखाया गया, तिब्बती पहनावे से परिचित कराया गया, गुप्त जेबें बनाने और उनमें डायरी और सर्वे के अन्य उपकरण छिपाने की ट्रेनिंग दी गई। ओम मणि पद्मे हुम का माला जाप रटवाया गया और सर्वे में पारंगत बनाया गया। इन लोगों में जो सबसे प्रतिभाशाली और प्रखर साबित हुए वो थे पंडित नैन सिंह रावत। उन्हें पंडित ए, चीफ पंडित, ओरिजिनल पंडित और नंबर 1 जैसे उपनाम मिले और इस अभियान के पहले और सबसे प्रमुख व्यक्ति बनने का सौभाग्य भी। लेकिन नैन सिंह रावत का पंडित बन जाने का सफर इतना आसान भी नहीं था। इस पड़ाव तक पहुंचने से पहले उनका जीवन बेहद कठिन और दर्द भरा रहा।
नैन सिंह के पिता अमर सिंह ने एक ऐसा दुस्साहस किया था कि उन्हें उनके परिवार, संपत्ति और समाज से बेदखल कर दिया गया। अमर सिंह शादीशुदा होते हुए एक अन्य विवाहिता से प्रेम कर बैठे थे और उन्हें अपने घर ले आए थे। वैसे बायगैमी यानी बहुविवाह उस दौर में एक आम बात थी, लेकिन अमर सिंह अपनी दूसरी पत्नी के रूप में जिसे ले आए थे वो एक विवाहिता थी। अमर सिंह के इस दुस्साहस को न तो उनके परिवार ने स्वीकारा और न ही उनके समाज ने। उनके भाइयों ने उन्हें सभी चल अचल संपत्तियों से बेदखल कर दिया और समाज ने गांव छोड़ देने को मजबूर। प्रताड़ित अमर सिंह अपनी दोनों पत्नियों को लेकर मुंशियारी के सामने गोरी नदी के पार भटकूड़ा नाम के एक गांव में आ बसे। अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के न्यायालय में एक आवेदन भी डाला। मुफलिसी में दिन कट रहे थे और अमर सिंह के परिवार के लिए न्यायालय ही अब आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जब यहां से भी फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो यह सदमा उनकी पत्नियां बर्दाश्त नहीं कर सकी और दोनों ने एक ही साथ गोरी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। अमर सिंह के लिए यह दौर बेहद कठिन और दर्द भरा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। किसी तरह अपनी आजीविका चलाई और कुछ सालों बाद नए सिरे से एक परिवार की शुरुआत की। शौका समुदाय से तो उन्हें बहिष्कृत किया जा चुका था, लिहाजा वहां उनकी शादी होना असंभव था। लेकिन 1825 में उन्होंने जसुली नाम की एक जुमाल राजपूत लड़की से शादी की। इस शादी से उन्हें 4 बच्चे हुए, जिनमें दूसरे थे पंडित नैन सिंह। नैन सिंह का बचपन भी बेहद दर्द भरा रहा। वो सिर्फ 8 साल के थे जब उनकी मां का देहांत हो गया और उनके 18 साल का होने से पहले ही पिता भी चल बसे। अपनी मौत से कुछ समय पहले ही अमर सिंह अपने बच्चों को लेकर गांव वापस लौट आए थे। हालांकि उनके परिवार ने उन्हें अब भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अपने समुदाय में लौट आना बच्चों के लिए जरूर बेहतर साबित हुआ। मिलम उस दौर में भारत तिब्बत व्यापार के चलते बेहद गुलजार रहा करता था और कुमाऊं का सबसे बड़ा गांव हुआ करता था। शौका समुदाय के लोग यहीं से तिब्बत की मंडियों में आते जाते थे। भारत से अनाज, सूती कपड़े, गुड़, चीनी, तंबाकू, चमड़े का सामान और कई तरह के बर्तन निर्यात किए जाते और तिब्बत से ऊन, पशम, चंवर गाय की पूंछ, नमक, मक्खन, सोना और भेड़, बकरी, घोड़े जैसे जानवर आयात किए जाते थे। नैन सिंह बचपन से इस गांव में रहे होते तो अब तक निश्चित ही तिब्बत की एक ना एक यात्रा कर चुके होते, लेकिन सामाजिक बहिष्कार के चलते उनका पूरा बचपन अपने गांव और समुदाय से दूर बीता था, जिसके चलते वो न सिर्फ अपने पारंपरिक व्यापार से अनभिज्ञ रहे, बल्कि उस शिक्षा से भी वंचित रहे जो अपने समुदाय में उन्हें स्वतः ही मिलती। पहले माँ और फिर पिता की मौत के बाद नैन सिंह और उनके भाई बेसहारा हो चुके थे। वे लोग अपने गांव तो लौट आए थे, लेकिन परिवार से बेदखल होने के चलते न तो उनके पास अपना कोई मकान था और ना ही पारंपरिक व्यापार में कोई हिस्सेदारी। आगे चलकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले नैन सिंह इस दौर में बेहद लाचार थे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सौतेली मां से हुई कहासुनी के बाद नैन सिंह घर छोड़कर चले गए। 21 साल के नैन सिंह की यह पहली यात्रा थी। मिलम से मुंशियारी और फिर कालामुनि पर्वत और वेदिनी बुग्याल पार करते हुए वो जोशीमठ और फिर बद्रीनाथ पहुंचे। यहां माणा गांव में मिलम गांव वालों की रिश्तेदारी थी। नैन सिंह एक परिचित के घर पर रहने लगे और कुछ समय बाद वहीं उनकी शादी भी हो गई। वो घर जमाई बन गए। उनकी पत्नी उमती तब उनसे आधी उम्र यानी महज 10 साल की थी। करीब 3 साल माणा गांव में आरामदायक जीवन जीने के बाद नैन सिंह ने लौटने की ठानी और अपनी पत्नी को लेकर मिलम वापस लौटे। पैसों की तंगी अब भी बनी हुई थी और अब तो नैन सिंह पर अपनी पत्नी की भी जिम्मेदारी थी, लिहाजा अब उन्होंने मन बनाया कि उन्हें व्यापार करना चाहिए। उन्होंने अपने चचेरे भाई से कुछ रुपए उधार लिए और बिरादरी के अन्य व्यापारियों के साथ निकल पड़े। ये नैन सिंह की दूसरी यात्रा थी, लेकिन इस बार वो घर से भागकर नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत व्यापार के लिए निकले थे। इस यात्रा में उन्हें उत्तराखंड को पार करते हुए हिमाचल जाना था और फिर तिब्बत होते हुए वापस लौटना था। आज के नक्शे में अगर इस यात्रा को समझने की कोशिश करें तो इसमें गोरी, सरयू, रामगंगा, कोसी, गंगा, यमुना, सतलज, व्यास, चंद्रभागा, स्पीति और गुंखा, इन तमाम नदियों को पार करते हुए जाना था। नैन सिंह ने यह यात्रा पूरी तो की, लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वो जानवरों के व्यापार के लिए निकले थे, लेकिन उनके खरीदे गए ज्यादातर जानवर वापसी में एक बीमारी के चलते मारे गए और उन्हें व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। उनका समय, मेहनत, पैसा सब कुछ बर्बाद हुआ और वो कर्ज में बुरी तरह फंस गए।
लेकिन अब उनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा पल आने ही वाला था जिसने उन्हें द ग्रेट पंडित बनाया। ये वही समय था जब सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरे हिमालय में फैलने वाली थी। कर्ज में डूबे नैनसिंग को मालूम चला कि जर्मनी से आए हुए कुछ सर्वे वैज्ञानिक लद्दाख और तुर्किस्तान की तरफ जा रहे हैं और उन्हें कुछ सहयोगियों की भी जरूरत है। नैनसिंग ये नहीं जानते थे कि सर्वे वैज्ञानिकों के साथ उन्हें करना क्या होगा, लेकिन अपनी गरीबी से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे और यही एकमात्र रास्ता था जिसमें बिना कोई पूंजी लगाए वो पैसा कमा सकते थे। इन जर्मन वैज्ञानिकों के साथ नैनसिंग के ताऊ का बेटा मानी सिंह भी जाने वाला था। मानी सिंह इससे पहले कुछ वैज्ञानिकों के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी जा चुका था। नैनसिंग अपने इस भाई के पास पहुंचे और उसे बताया कि वो भी यात्रा में साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मानी ने उन्हें साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। नैनसिंग इस बात से बेहद दुखी हुए और अपने दर्द को उन्होंने अपनी डायरी में कुछ इस तरह से दर्ज किया है। भाई मानी ने मुझे अपने साथ लेने से इनकार किया, बल्कि कई लफ्ज़ शगत कई मैंने जाना कि मेरे नसीहत के लिए कहता है। फिर भी बहुत अरज और मिन्नत की, लेकिन साथ लेने में कबूल ना हुआ। यद्यपि वह अपने साथ के लिए दोलपा पांगती वगैरह जो उसके रिश्ते में नहीं था, बड़ी मिन्नत से चिट्ठी लिख लिख कर बुला रहा था। यह हाल और अपने नसीब की खूबी को सोचकर मैं रो गया। उसी वक्त उठकर ताऊ फतेह सिंह का लड़का वड़ा माणी, जो हमारी कौम में शर गिरोह था, अक्सर मेरी पर मेहरबानी रखता था। उनके घर में जाकर रो रो कर सब हाल जो कुछ भी भाई माणी पटवारी ने कहा था सुनाया। मुझे रोता हुआ देखकर भाई वड़ा माणी ने उसी वक्त एक आदमी के द्वारा माणी पटवारी को बुलाकर कह दिया कि नैनसिंह को साथ ले जाओ, ये तेरा शव तरफ फरमावदार रहेगा, क्योंकि हकीकत में अपना अपना ही होता, विगाना विगाना ही होता। करज की बहुत ही समझाने से माणी पटवारी ने मुझे साथ लेना कबूल किया। भाइयों के समझाने पर मानी सिंह मान तो गया और नैनसिंह को साथ ले जाने को तैयार भी हो गया, लेकिन इस पूरी यात्रा में वो नैनसिंह के प्रति बेहद निर्मम बना रहा। इन लोगों को पहले देहरादून और फिर शिमला पहुंचना था, जहां स्लांगेट वाइट ब्रदर्स नाम के 3 जर्मन सर्वेयर इनका इंतजार कर रहे थे। इस यात्रा में मानी ने नैनसिंह को किसी कुली से भी ज्यादा बोझ थमाए रखा और लगभग हर पड़ाव पर उसने नैनसिंह से अपनी मालिश करवाई, कपड़े धुलवाए और सारे निजी काम करवाए। यहां तक कि एक बार तो अपने बदले व्रत तक रखवाया, यानी भूखे नैनसिंह रहे और व्रत मानी का माना गया। नैनसिंह अपनी डायरी में इसके बारे में लिखते हैं, मैं पीठ में बोझ लेकर साथ चलता तो भी मेरा काम डेरे में पहुंचकर भाई का पैर मलना, स्नान बाद धोती धोना, बिस्तरा बिछा देना वगैरह टहल नित्य अपने पर मैंने निश्चय ठहरा लिया था, क्योंकि मानी मुझसे उम्र में और रुतबे में काफ़ी बड़ा था। उसका खिदमत करने में मुझे कुछ लाज नहीं थी, बल्कि अपने तय धन्य जानकर सेवा टहल किया करता था। पर तमाशा ये था कि नौकरान भाई के खाली चलते रास्ते में बोझ का सबब मैं थक कर पीछे रह जाता, परंतु भाई साहब अपने नौकरों से कभी नहीं कहता कि नैनसिंह थक गया, उसका बोझ तुम बांट लो, बल्कि इसके बदले नौकरान को लड़ छड़ाते हुए खाली चलना, खुशामंद पसंदी की बातें सुनना, अपने को सवारी में चलना, चचेरे भाई पर बोझ होना उसकी खुद पसंदगी शानो शौकत की जायज़ थी। गरज कितने ही मंजिल तय करते हुए एक रोज़ सुबह की रोटी खाने की वक्त नैनीताल के नज़दीक भुआली नाम मुकाम पर पहुँचे। उस रोज़ शिव चतुर्दशी का दिन था। भाई ने फरमाया कि मेरी सवारी का घोड़ा तो घर का वापिस गया, आज मेरा व्रत का दिन है, मैं चल नहीं सकूंगा। मेरे बदले कोई व्रत ले तो मैं सवेरे का खाना खा लूँ। मैंने कहा कि आपके बदले व्रत मैं करूँगा। भाई के ऐसे दुर्व्यवहार के बीच 40 दिनों में करीब 450 मील का सफ़र तय करने के बाद नैनसिंह शिमला पहुंचे, जहां स्लांगेट वाइट भाइयों से उनकी मुलाकात हुई। आगे की यात्रा उन्होंने इन्हीं वैज्ञानिकों के साथ की और अपनी प्रतिभा से तीनों वैज्ञानिकों को अपना मुरीद बना लिया। नैनसिंह ने बहुत कम समय में ही कंपास और बैरोमीटर से परीक्षण करना सीख लिया और सफलतापूर्वक सर्वेक्षण करने लगे। इसके अलावा उन्होंने स्लांगेट वाइट भाइयों को तिब्बती भाषा भी सिखाई। नैनसिंह की प्रतिभा से ये तीनों भाई इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नैनसिंह को 3 साल के लिए अपने साथ लंदन चलने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव था कि इंग्लैंड चलने पर नैनसिंह को 100 रुपये महीना दिया जाएगा और जाने से पहले 1000 रुपये घर के गुजारे के लिए अलग से मिलेंगे। ये रकम नैनसिंह के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने लंदन जाने के लिए तुरंत हामी नहीं भरी। वो इसलिए कि उस दौर में 7 समंदर पार जाने में सामाजिक बहिष्कार का डर था। अल्मोड़ा में तो साल 1900 के बाद भी समंदर पार जाने वालों को समाज से बेदखल कर दिए जाने के कई उदाहरण हैं।
कुमाऊनी कवि गौरीदत्त पांडे के भाई भोला दत्त जब पढ़ाई के लिए जापान गए तो उन्हें उनकी जाति से बेदखल कर दिया गया था। गोबर, गौमूत्र और गंगा जल से स्नान के बाद भी उन्हें जाति में वापस नहीं लिया गया। नैनसिंह के लिए तो ये डर और भी बड़ा था। अपने पिता की दूसरी शादी के चलते उनका परिवार कई साल तक अपने समाज से बेदखल किया जा चुका था। बड़ी मुश्किल से उनके जीवन में विपत्तियों का वो दौर समाप्त हुआ था। इसलिए लंदन के प्रस्ताव ने नैनसिंह को खुश करने की जगह असमंजस में डाल दिया। असमंजस ये कि अगर वो हाँ कहें तो कहीं समाज से बेदखल न कर दिए जाएं और अगर ना कहें तो कहीं साहब लोग नाराज ना हो जाएं। इसी असमंजस में डूबे नैनसिंह ने जब ये बात अपने भाई मानी को बताई तो उन्हें उम्मीद थी कि भाई उनकी इस उपलब्धि पर खुश होगा, लेकिन मानी उल्टे नाराज हो गया। मानी को यह ईर्ष्या हुई कि ऐसा प्रस्ताव उसे नहीं मिला जबकि वो पहले से सर्वेक्षण के काम में शामिल रहा था। उसने इसे अपना निजी अपमान समझा और नैनसिंह को साफ साफ लंदन जाने से मना कर दिया। मानी ने नैनसिंह को जो कहा वो उनकी डायरी में कुछ इस तरह से दर्ज है। अगर तू इंग्लैंड को जाता है तो तू हमारी तरफ से अभी मर गया। तेरे लिए छाक अभी छोड़ते हैं। गरज कई बातें दिखलाकर जाने से मना किया। तब मैंने पूछा कि साहब तो मानता नहीं। कहा कि आज रात ही को खात में कूच कर जाओ। भोले भाले नैनसिंह ने मानी की बात मान ली और इंग्लैंड जाने की बजाय वो रातों रात चुपचाप भागकर भाई की बताई खात नाम की जगह की तरफ चल गए। अपने साहबों को वो अलविदा भी नहीं कह सके। बस माफीनामे के तौर पर उन्होंने एक पत्र स्लेंगेटवाइट भाइयों के नाम रख छोड़ा और चुपचाप खात के लिए निकल गए। यहां वो 2 महीनों तक अपने भाई के इंतजार में रहे। जो कुछ पैसा उन्होंने कमाया था वो इस 2 महीने के इंतजार में लगभग खत्म हो गया। इसके बाद जब वो गांव वापस पहुंचे तो स्थिति वही ढाक के 3 पात जैसी बनी हुई थी। नैनसिंह की ये तीसरी यात्रा भी उनकी स्थिति सुधार पाने में नाकामयाब रही, लेकिन इस यात्रा में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला जो उनकी अगली यात्रा में सबसे ज्यादा काम आया। और इसी सीख ने उन्हें एक मामूली नैनसिंह से द ग्रेट पंडित नैनसिंह रावत बना दिया। इस अगली यात्रा की शुरुआत तब हुई जब कुमाऊं के इंस्पेक्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एडमंड स्मिथ ने नैनसिंह को सलाह दी कि उन्हें द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में नौकरी के लिए देहरादून जाना चाहिए। इस वक्त तक नैनसिंह मिलम में ही एक स्कूल में पढ़ाने लगे थे, लेकिन यहाँ से होने वाली आमदनी से परिवार का खर्च पूरा नहीं हो रहा था और इसी सिलसिले में वो एडमंड स्मिथ से मिले थे। स्मिथ की सलाह उन्हें पसंद आई और इस तरह नैनसिंह देहरादून पहुंचे। यहाँ उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में उनका भाई मानी भी उनके साथ था, जो आगे चलकर मानी कंपासी के नाम से चर्चित हुआ। ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को कंपास, बैरोमीटर और रूट सर्वे के तमाम उपकरणों का इस्तेमाल सिखाया गया। इनमें से काफ़ी चीज़ें तो नैनसिंह अपनी पिछली यात्रा में ही सीख चुके थे, लिहाजा इस ट्रेनिंग में वो सबसे बेहतरीन साबित हुए। करीब 1 साल के प्रशिक्षण के बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली कि वो तिब्बत जाएं और मिलम और मानसरोवर होकर ल्हासा तक का नक्शा बनाएं। इस सर्वे के लिए नैनसिंह को एक माला भी दी गई थी। इस माला में 108 की जगह 100 दाने थे। 100 कदम चलने पर नैनसिंह माला का एक दाना आगे खिसका देते, यानी 100 दानों की माला का जब एक फेरा पूरा होता तो नैनसिंह 10,000 कदम चलकर पूरे 5 मील की दूरी तय कर चुके होते। और इसी तरह अपने बेहद नपे तुले कदमों को माला के दानों से गिनते हुए वो दर्ज करते आगे बढ़े। नैनसिंह और उनके भाई मानी सिंह ने 1865 में काठमांडू होते हुए तिब्बत में दाखिला लिया। मानी सिंह तो कुछ ही दिनों बाद पश्चिमी तिब्बत से वापस लौट गए, लेकिन नैनसिंह व्यापारियों के कारवां के साथ एक लामा का वेश बनाए ल्हासा पहुंचे। उन्होंने दुनिया में सबसे पहले ल्हासा की समुद्र तल से ऊंचाई नापी और इस शहर के अक्षांश और देशांतर की गणना की। ये काम कितना कठिन रहा होगा इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि गणना करने के बाद नैनसिंह उन्हें या तो कविता के रूप में याद रखते या फिर पूजा चक्र में छिपा कर रख देते। कई बार तो वे पकड़े जाने से बाल बाल बचे। तिब्बत को नापते हुए नैनसिंह ने मानसरोवर के रास्ते कुल 1200 मील की पैदल यात्रा की और अपना पहला अभियान 1866 में सफलतापूर्वक पूरा किया। फिर 1867 से शुरू हुए अपने दूसरे अभियान में नैनसिंह ने पश्चिमी तिब्बत का भौगोलिक सर्वे किया और 74-75 में अपने आखिरी सफर में वे लेह से ल्हासा होते हुए तवांग पहुंचे। नैनसिंह पहले व्यक्ति थे जो सांगपो नदी के साथ साथ 800 किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि सांगपो और ब्रह्मपुत्र असल में एक ही नदी है।
उन्होंने ही सतलज और सिंधु के उद्गम भी खोजे और सर्वेयरों की एक ऐसी परंपरा शुरू की जिसमें उनके बाद उनके भाई किशन सिंह और कल्याण सिंह आदि ने विभिन्न इलाकों से तिब्बत में प्रवेश कर महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारियां जुटाई। इन्हीं जानकारियों के आधार पर फिर कैप्टन मॉन्टगोमरी ने तिब्बत का सटीक नक्शा बनाया। पंडित नैनसिंग ने अपनी यात्राओं के दौरान सैकड़ों पन्ने लिखे जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं। सर्वे ऑफ इंडिया में रखे गए इन दस्तावेजों को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे लगातार मौत से खेलते हुए नैनसिंग जानकारियां जुटा रहे थे। कठिन और जानलेवा भूगोल में यात्रा करना तो जोखिम भरा था ही, लेकिन खतरा यह भी था कि तिब्बतियों द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें मौत की सजा दी जा सकती थी। इस सब के बीच नैनसिंग ने तापमान, अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, कदमों की संख्या और तारों की पड़ताल करते हुए तमाम जानकारियां जुटाई भी और उन्हें सुरक्षित अपनी डायरी में दर्ज भी किया। इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक ने इन डायरियों को अलग अलग इलाकों से खोजकर उन पर शोध किया और एशिया की पीठ पर नाम से किताब लिखी। ये किताब पंडित नैनसिंग के पूरे जीवन और उनकी यात्राओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है। हमारे आज के इस कार्यक्रम की स्क्रिप्ट भी डॉक्टर शेखर पाठक की इसी किताब के आधार पर लिखी गई है। नैनसिंग रावत को उनके सर्वेक्षण के लिए देश दुनिया में कई सम्मान दिए गए। 25 मई 1868 को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने पंडित नैनसिंग को एक सोने की घड़ी इनाम में दी। इस घड़ी में देवनागरी लिपि में लिखा था, द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन टू पंडित नैनसिंग फॉर हिज ग्रेट ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। पंडित नैनसिंग रावत दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, इसका अंदाजा उनकी मौत पर हुई प्रतिक्रिया से भी लगाया जा सकता है। साल 1882 में जब उनकी मौत हुई तो इस खबर को दुनिया भर के अखबारों में प्रमुखता से जगह मिली। ठीक इसी साल चार्ल्स डार्विन की भी डेथ हुई थी। ज्योग्राफिकल सोसाइटी की प्रोसीडिंग में डार्विन के लिए लिखी गई श्रद्धांजलि जहां आधे पेज में दर्ज हुई, वहीं पंडित नैनसिंग रावत पर 2.5 पेज की श्रद्धांजलि प्रकाशित की गई। विरासत का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें बारहमासा।